नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, उन जिज्ञासाओं की शांति करता हूं जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे जो पहली जिज्ञासा है ये मेघ श्याम जी का है। इन्होंने मेघ श्याम महामुने, अब यही इनका नाम है तो इनका प्रश्न भी बढ़िया है, सुनिए। इन्होंने पूछा है कुंभ लग्न में शुक्र भाग्य भाव में और चंद्र राशि से शुक्र चतुर्थ भाव में और गोचर से कर्क राशि में शुक्र का कैसा फल प्राप्त होगा। ये वर्तमान हो सकता है कि उस दिन मैंने जो शुक्र का गोचर बताया था उस वीडियो को इन्होंने देखा होगा। देखिए, देखा जाए तो शुक्र आपके कुंभ लग्न के हैं आप और शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। सीधी सी बात है कि ये शुक्र बलवान अवस्था में है और बली होना, स्वगृही होना, जाहिर सी बात है कि मैंने क्या कहा कि जब जन्म कुंडली में ये ग्रह बली है तो गोचर निसंदेह आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो शुक्र का गोचर आपके लिए निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अगला प्रश्न स्वाति त्रिपाठी जी का है। इन्होंने पूछा है कि धनु लग्न में सूर्य लग्न में ही 2 डिग्री के हैं, क्या माणिक्य पहनना सही है? एक सूत्र कहता है कि धनु लग्न की कुंडली में अगर सूर्य हो तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हैं। लगभग जैसे उच्चका ये सूर्य बली होते हैं वैसा ही फल प्रदान करने वाला सूर्य धनु लग्न में माना गया। अगर जातक का जन्म दिन में हुआ हो और धनु लग्न में सूर्य हो तो ऐसे जातक को सब कुछ सूर्य प्रदान कर देंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि दिन का जन्म हो और धनु लग्न में सूर्य हो तो ये सूर्य अपने आप में महान राजयोग कारक बन जाते हैं। आप निसंदेह माणिक्य पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। संगम तिवारी जी ने पूछा है सप्तम भाव में सूर्य और शनि हो, दसम भाव में शुक्र हो तो क्या हो सकता है, और मेष राशि सप्तम भाव में हो। नहीं, हो तो कुछ नहीं सकता, होना क्या है। फिर भी सप्तम भाव में सूर्य है और सप्तम भाव में ही शनि है। आपने कहा कि मेष राशि है तो ठीक सीधी सी बात है कि अगर मेष राशि है और सप्तम में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं तो दांपत्य जीवन में परेशानी आएगी। यहां समझिए, 2 ग्रह हैं, एक उच्च के समान है और एक नीच के समान। आपने ये नहीं बताया कि, अच्छा बताया है मेष राशि है सप्तम में, यानी कि आपकी कुंडली तुला लग्न की है और लग्नपति कहना है आपका कि दसम में जाकर के बैठे हैं। तो सप्तम में जब यहां सूर्य बैठे हैं तो वो उच्च राशि के हुए और शनिदेव जो है वो नीच राशि के हुए। लेकिन ठीक थोड़ा विपरीत है। अगर भाव के प्रभाव को समझा जाए तो यहाँ ठीक विपरीत स्थिति है। शनिदेव यहाँ पर उच्च के होते हैं क्योंकि यहाँ पर तुला राशि होती है और शनिदेव यहाँ दिग्बली होते हैं और सूर्य यहाँ पर नीच के समान होते हैं क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि होती है, तुला राशि में वो नीच के होते हैं। लेकिन अगर अब देखा जाए तो आपने कहा कि मेष राशि है तो मेष राशि होने के चलते यहाँ सूर्य उच्च के हुए, शनिदेव नीच के हुए। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है शनि और सूर्य एक साथ हो तो शनि का बल बढ़ता है, शनि का बल बढ़ता है। जब 2 ग्रह एक साथ हो तो कई ऐसे ग्रह जैसे गुरु और मंगल एक साथ हो, गुरु चंद्रमा, तो इनमें बल बढ़ता है। तो यहाँ देखिए, मंगल गुरु हो तो गुरु का बल बढ़ेगा, गुरु चंद्रमा हो तो चंद्रमा का बल बढ़ेगा, तो सूर्य शनि एक साथ हो तो शनि का बल बढ़ेगा। अब शनिदेव नीच राशि में है लेकिन काल पुरुष की कुंडली में यहाँ तुला राशि होती है जिसके चलते शनि का यहाँ बल बढ़ रहा है, दिग्बल का प्रभाव उनको मिल रहा है, तो शनि बली हुए तो ये विवाह थोड़ा विलंबित कराएंगे। और सूर्य उच्च राशि में लेकिन यहाँ तुला राशि होती है जिसके चलते नीच के समान प्रभाव वाले, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, तो एक तो विवाह विलंबित और फिर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी की संभावना बनेगी। अब ये देखना होगा कि शुक्र, जैसा कि आपने कहा है कि दसम भाव में है, हालांकि ये भी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सूर्य से शुक्र 4 घर आगे चले गए हों। अब आप कह रहे हैं ऐसा है तो ये भी विचारणीय तथ्य, बहुत रेयर केस में, क्योंकि शुक्र से सूर्य जो है 1 घर आगे पीछे लगभग ऐसी ही स्थिति होती है। बहुत अधिक हो तो 1 घर और आगे भाग्य भाव में होते हैं। आपने कहा है शुक्र दसम में है, ये एक विचारणीय तथ्य है क्योंकि 4 घर आगे वाली स्थिति बहुत रेयर केस में, बहुत कभी कभार ही होती है। बहुत कई वर्षों के बीतने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दोनों के बीच दूरी आ जाए। खैर, तो ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी की स्थिति को दर्शा रहा है।
राहुल गुप्ता जी ने पूछा है, तुला लग्न में शनि और बुध की युति हो और द्वितीय भाव में शुक्र केतु की युति हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला लग्न में ही शनि और बुध की युति हो और द्वितीय भाव में शुक्र केतु की युति हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां देखा जाए तो तुला लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव का लग्न में ही होना और वो भी बुध के साथ, तुला लग्न में दूसरे कारक ग्रह हैं बुध, दोनों की युति का लग्न में होना अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया। और आपने जैसा कहा कि लग्नेश का जाकर के धन भाव में होना केतु के साथ होने से भी कोई दिक्कत नहीं। निसंदेह वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, अगर मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता में हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस अवस्था में शुक्र केतु की युति से भी कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। निसंदेह शनिदेव के लग्न में होने से कार्य विलंबित होंगे आपके जीवन काल में, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि विलंब से होंगे, होगा वही जो आप चाहते हैं। शालिनी मिश्रा जी ने पूछा है, कर्क लग्न में पराक्रम भाव के स्वामी बुध सुख भाव में मृत और अस्त होकर के बैठे हैं, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पराक्रम भाव पर नहीं है, तो क्या जातक पराक्रम नहीं कर पाएगा। कर्क लग्न में पराक्रम भाव के स्वामी मृत और अस्त स्थिति में किसी अन्य की दृष्टि नहीं पड़ रही, हालांकि दृष्टि नहीं पड़ रही है परंतु सूर्य का उनको साथ मिल रहा है। अगर बुध, अच्छा आपने कहा है मृत भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि 12 हंस पर नहीं हो सकते हैं, मृत अवस्था में है तो 12 हंस के हुए ही नहीं। अब मृत अवस्था में हैं तो ये भी विचारणीय है, तो मृत अवस्था के सूर्य हैं तब तो कमजोर हुए। अब सवाल उठता है कि जातक पराक्रमी होगा कि नहीं। अब इसके लिए दो बातें और देखनी होंगी कि पराक्रम के कारक मंगल की स्थिति क्या है। निसंदेह कर्क लग्न का जातक है तो आलसी स्वभाव का होगा, इसमें दो राय दो मत नहीं है। परंतु अब हमें अगर ये पता चल जाए कि ये जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, अगर मंगल भी कमजोर अवस्था में है तो निसंदेह पराक्रम के मामले में बेहद कमजोर होगा जातक, या निरर्थक प्रयत्न करने वाला होगा। हालांकि मैं सदैव कहा करता हूं कि निरर्थक प्रयत्न जैसा कोई चीज नहीं होता, लेकिन हां ये बात जरूर मान्य है कि ऐसा जातक सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं करेगा। पुरुषार्थ करना भी बड़ा विचारणीय है, एक तो पुरुषार्थ करना और एक सही दिशा में पुरुषार्थ करना। तो यहां पर कर्क लग्न की कुंडली निसंदेह आलस्य वाली प्रवृत्ति थोड़ी होती है, विशेष करके अपने काम के लिए, और ऊपर से अगर मंगल भी कमजोर हुए कुंडली में तो निसंदेह जातक के पराक्रम में कमी आएगी, उसके पराक्रम में रिजल्ट उसका कमजोर होना ही होना है। अगला जो प्रश्न है वो जय श्री कृष्ण, ये नाम हो या आईडी हो, जो भी हो, आपने पूछा है मुझसे कि तुला लग्न में वर्गोत्तम शुक्र 6वें भाव में है चलित में, और 7वें भाव, अच्छा 6वें भाव में है और चलित में 7वें भाव में, कौन से भाव को बलवान करेंगे। पंच महापुरुष योग होगा? नहीं, पंच महापुरुष योग केंद्र में बनता है, 1 4 7 10 केंद्र में हो तब पंच महापुरुष योग बनेगा। और रही बात आपने कहा कि तुला लग्न में वर्गोत्तम शुक्र 6वें भाव में है, अब आगे का एक घर का फल दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे का भी फल देने से कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा है। हालांकि देखा जाए तो आगे का फल अगर दे रहे हैं तो भी मैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रहा हूँ। यहाँ गौर करिए कि तुला लग्न की कुंडली में षष्ठ भाव में जो होता है, यहाँ पर उच्च राशि होती है इनकी, मीन राशि, तो उच्च राशि में है, और अगर अगले घर का भी फल दे रहे हैं तब भी और यहाँ का भी, तो ऐसे फल उनका बहुत अच्छा है। हालांकि हम महापुरुष योग नहीं है, अच्छा ही फल देंगे, फल में कोई कमी नहीं, क्योंकि शुक्र को षष्ठ भाव का अच्छा फल देने वाला कहा गया है। सप्तम का भी इन्हें श्रेष्ठ फल कारक ही माना गया, हालांकि दाम्पत्य में थोड़ी परेशानी लाते हैं, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न जो है बल्कि लग्नपति होकर के और षष्ठ से कहीं अच्छा होगा कि सप्तम का अगर फल दे रहे हैं चलित में तो वो ज़्यादा अच्छा है। संदीप गोयल जी ने पूछा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य बुध लग्न में, शुक्र शनि धन भाव में और राहु पंचम भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, शेयर मार्केट में निवेश करें या ना करें। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य बुध लग्न में है और शुक्र शनि धन भाव में, तो मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश बनते हैं शुक्र, जो कि आप कह रहे हैं कि धन भाव में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि धन भाव में चंद्रमा की राशि होती है। अब ये आपने कहा कि चंद्रमा जो है पंचम भाव में बैठे हुए हैं, नहीं, राहु पंचम भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में है, आपका कहना है चंद्रमा सप्तम भाव में है, तो इसका मतलब है कि शुक्र जो कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ इनकी तात्कालिक शत्रुता हो गई, तो तात्कालिक शत्रुता हुई तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि शेयर मार्केट में निवेश तो आप अवश्य करिए, क्योंकि आपका ये कहना है कि लग्न में ही बुध बैठे हैं लग्नपति बनकर के, तो बुध को शेयर मार्केट का कारक कहा गया है, लग्न में ही बुध का बैठना शेयर मार्केट में निवेश करने की सलाह तो मैं दे देता हूं, लेकिन बहुत बड़े बड़े अमाउंट न लगाइए, छोटा मोटा अमाउंट आप लगाइए, बहुत बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए, बहुत बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए।
अगला जो प्रश्न है ये बलराम तिवारी जी का है। बलराम तिवारी जी ने पूछा है, कर्क लग्न में दशम मंगल एक अंश में हो और उनकी महादशा हो तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए केवल एक मंगल से नहीं देखा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दशमस्थ मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। तो मंगल का दशमस्थ होना, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि श्रेष्ठ फल देगा। डिग्री वाइज कमजोर है तो मंगल को बल दिया जा सकता है मंगल के रत्न को धारण करके, यानी मूंगा। तो आप मूंगा पहन करके मंगल को बलवान करिए। सूर्य की स्थिति को देखना होगा, आजीविका के कारक शनि की स्थिति को देखना होगा। इन सभी ग्रहों की स्थितियों को देख करके ही तय किया जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब होगा नहीं। हाँ, अगर आप मुझसे ये इतना पूछते हैं कि बाकी की ग्रह स्थितियां ठीक हैं, क्या मंगल सहयोगी होंगे एक अंश पर, तो उसका जवाब है 100%। आप एक मूंगा धारण करिए और मंगल को बलि करिए, निसंदेह मंगल 100% प्रभावी होंगे। दीपेश शर्मा जी ने पूछा है, चंद्रमा अगर पापी है और उस पर शनि की दृष्टि हो और चंद्रमा अगर शुभ ग्रह है और शनि की दृष्टि हो तो कितना फर्क होगा दोनों स्थिति में? मन पर चंद्रमा के कारक तत्वों पर समझिए इस चीज को। चंद्रमा का मूल स्वभाव क्या है? चंद्रमा का, आप पहले ज्योतिष के मापदंडों को जरा एक बार समझिए। ज्योतिष का मापदंड है किस चीज का? वेद का नेत्र है। तो सीधी सी बात है कि यहां शुभता पर ही ज्यादा गौर किया जाएगा। निसंदेह आज के इस भौतिक युग में, जैसा मैंने कहा था, एक सूत्र बताया था आपको कि अगर कुंडली में 4 या 5 ग्रह उच्च के हो तो जातक महाराजा के समान बनेगा, तो 4 या 5 ग्रह नीच के हो तब भी जातक राजा या महाराजा के समान बन जाएगा। अब ये जातक राजा या महाराजा के समान बनेगा विशेष रूप से इस कलयुग में, क्योंकि वो ही न केना प्रकारेण सफलता हासिल करना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष मूलतः अध्यात्म है। अब जरा आप समझिए कि चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह, चंद्रमा कौन? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही सब कुछ है। मानव जीवन में, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? पतन या उत्थान? और पतन और उत्थान आप किसको समझते हैं? तो यहां भी दो बातें हैं। हो सकता है आप अपने जीवन काल में उत्थान धन को समझते हो और पतन धन ना होने को समझते हो, तब विचार किया जाएगा। लेकिन उत्थान और पतन धन से इसका कोई लेना देना नहीं है। उत्थान और पतन से धन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये समझ के चलते हैं कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन मानव का जो शरीर है वो केवल और केवल ऊर्ध्वगमन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष तक पहुंचने के लिए या मोक्ष को जानने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। तो उस अवस्था में चंद्रमा का अशुभ ग्रह बनना, पापक ग्रह बनना बिल्कुल खराब हुआ, बिल्कुल ही खराब हुआ। आप गौर करिए कि जो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जितने भी बड़े बड़े राजयोग हैं उनमें चंद्रमा का बड़ा महत्व है और जितने भी बड़े बड़े दुर्योग हैं उसमें चंद्रमा का बड़ा महत्व है। तो आपने जैसी स्थिति बताई कि चंद्रमा पापक ग्रह बने हुए हैं और उस अवस्था में शनि की दृष्टि हो तो, और शुभ ग्रह बने हुए हैं शनि की, दोनों ही अवस्थाओं में बात तो वही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पतन का ही कारण है, क्योंकि नीच के हैं तो मन भटकाएंगे, गलत दिशा में ले जाएंगे। शनि की दृष्टि से उन्हें और बल मिलेगा, यानी जातक के मन में कभी अच्छे विचार नहीं, केवल बुरे विचार होंगे। शुभ ग्रह है और तब पापक शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो इससे मन भटकेगा, अज्ञात भय से भयाक्रांत होगा, विचलित होगा। इसमें भेद इतना है कि जब चंद्रमा पापक ग्रह कृष्ण पक्ष वाले बने हुए हैं तो उसमें जातक के मन में केवल और केवल बुरे बुरे विचारधारा उत्पन्न ही नहीं होंगे, वरन उसके पास कहीं ना कहीं उसका मन उसको उकसाएगा भी कि कदम उठा लो। लेकिन अगर वो शुभ ग्रह हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट है तो मन में उत्पन्न होगी बातें, वो गलत कदम, बुरा कदम उठाएगा नहीं, उससे वो बचना चाहेगा। तो शुभ और अशुभ में यहां इतना ही भेद है, लेकिन परिस्थितियां तो दोनों में ही ठीक नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चंद्रमा का कमजोर होना पूरी तरह से व्यक्ति को पतन की ओर ले जाएगा, कमजोर कर देगा, मन उसका अशांत। तो उसे किसी भी तरह से देखें तो आध्यात्म में पहुंचने के लिए आपका जो मूल हथियार है वो है एकाग्र चित्त होना, और चंद्रमा का कमजोर होना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति एकाग्र चित्त होगा नहीं। तो एकाग्र चित्त होगा नहीं तो ध्यान होना नहीं है, होना नहीं है तो फिर सीधी सी बात है कि अगर आप, फिर वही बात का आ जाएगी उसी बात पर कि अगर आप धन को ही उत्थान समझते हैं तो उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो तो व्यक्ति कमा सकता है। लेकिन अगर उत्थान बाकी चीज़ों को समझते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ये खराब स्थिति है। दोनों ही अवस्थाओं में चंद्रमा का पीड़ित होना खराब है। और अगला जो प्रश्न है, अगर
अच्छा, ये कुमुद माथुर जी हैं, इन्होंने भी लगभग चंद्रमा से संबंधित एक प्रश्न पूछा है कि अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा 16 अंश पर हो तो क्या ये चंद्रमा के पाप प्रभाव को बलि नहीं कर देगा? ऐसे चंद्रमा का शुभ फल क्या शुभ फल रहेगा? नहीं साहब, बिल्कुल ये पाप प्रभाव को बलवान करने वाला होगा, इसका शुभ फल नहीं कहलाएगा। वो निसंदेह, ये जब मुझे लगता है कि आपने उस सूत्र को सुना होगा जहां मैंने युवावस्था की चर्चा की थी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि ये चंद्रमा जब युवावस्था का है तो निसंदेह अपना सर्वोत्कृष्ट प्रभाव देगा, लेकिन अगर वो पापग्रह बना हुआ है तो पापग्रह के रूप में ही सर्वोत्कृष्ट फल देगा, यानी जातक के मन में केवल और केवल बुरे विचार उत्पन्न करने के लिए, अच्छे विचार नहीं। विशेष करके अगर वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, जैसे गुरु और शुक्र इत्यादि से, तो केवल और केवल गलत विचारधारा ही उत्पन्न कराएगा। और संजय राव जी ने पूछा है, क्या मंगल दशम में बैठ के लग्न को देखेगा तो जातक को आंशिक मांगलिक बनाएगा, या वो किसी मांगलिक से विवाह कर सकेगा? नहीं, भूल के भी नहीं। मंगल के लिए जिन 5 स्थानों का निर्धारण है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश में, इन्हीं जगहों से जातक को मंगल मांगलिक बनाएंगे। बाकी कहीं से दृष्टि डाल करके मंगल जातक को मांगलिक नहीं बनाएंगे। और सचिन रॉयल जी ने पूछा है, सिंह लग्न और तीसरे भाव में गुरु बुध की युति और 9वें भाव से मंगल की दृष्टि, क्या फल होगा? सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में गुरु बुध की युति होना और मंगल की इस पर दृष्टि का पड़ना, पूछिए मत, बहुत बढ़िया होगा। गुरु और बुध की युति बहुत श्रेष्ठ माना गया है ज्योतिष शास्त्र में इसको। ये युति अत्यंत श्रेष्ठ है, पराक्रम में होने से भी कोई दिक्कत नहीं। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर विशेष ये है कि पराक्रम के कारक पराक्रम को और भाग्य के कारक भाग्य को देख रहे हैं, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति हो गई। पराक्रम के कारक मंगल पराक्रम को और भाग्य के कारक गुरु भाग्य को देख रहे हैं और दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला योग है। अब अगला प्रश्न है ऋषि वर्मा जी का। इन्होंने पूछा है, 6वें भाव में वक्री शनि और वक्री गुरु हैं तो क्या होगा? क्या नीलम या पीतांबरी नीलम पहन सकते हैं? पहले तो मुझे लग्न पता होना चाहिए, तब मैं कहूंगा रत्न पहनने के लिए। तो मैं रत्न की तो कोई यहां जानकारी नहीं दे सकता। 6वें भाव में शनिदेव को कारक माना गया है, शत्रुहंता माना गया है, तो वहीं गुरु भी 6वें भाव में शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान कराने वाले। अब ये देखना जरूरी है कि यहां राशि कौन सी बनी हुई है और लग्न कौन सा है। मैंने जैसे कहा कि मैं नीलम और पीतांबरी दोनों में से किसी की चर्चा नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता नहीं कि लग्न कौन सा है और किस स्थिति में दोनों ग्रह हैं। लेकिन ये जरूर कहता हूं कि दोनों ग्रह ठीक हैं, यहाँ शत्रुहंता योग बनाएंगे। शुभम सेमवाल जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव में वक्री गुरु नीच के और वक्री शनि पंचम में, गुरु शनि का परिवर्तन हुआ और सूर्य एकादश भाव में, तो सूर्य और शनि का आपस में दृष्टि संबंध कैसा होगा? वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव पंचम में है, गुरु के साथ उन्होंने परिवर्तन कर लिया है और सूर्य के साथ दृष्टि बना रहे हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। यहाँ स्थिति ये बनी हुई है कि जो गुरु कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं वो सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं और इधर से शनिदेव भी सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये दोनों ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ना और लाभ में अति विशिष्ट कारक सूर्य का होना लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे जातक के जीवन काल में कहीं ना कहीं, अब यहाँ गुरु को समझिएगा जरा सा, गुरु बड़े भाई बहनों के कारक है और कुंडली का जो 11वां भाव है बड़े भाई बहनों का है। इन पर शनिदेव की दृष्टि, वहां सूर्य हैं, तो कहीं ना कहीं मतभेद, क्योंकि गुरु का निचत्व भंग हुआ है परंतु कहीं ना कहीं ये विकल्प से हुआ है, तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी कमी आने की संभावनाओं को दर्शाता है। सूर्य पर दृष्टि पड़ने के कारण जातक गाहे बगाहे कुछ ऐसे कर्म कर सकता है जिससे समाज में उसकी छवि धूमिल हो। लेकिन इसके बावजूद धन के दृष्टिकोण से अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं है। और कमल सिंह जी ने पूछा है कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य राहु सप्तम भाव में, शनि पंचम में और शुक्र 6वें भाव में, क्या विवाह होगा या होगा तो चलेगा या नहीं? देखिए, आप अपने गुरु को देखिए, विवाह कराने वाले ये ग्रह नहीं है। जिन ग्रहों की आपने चर्चा की है ये विवाह नहीं कराते हैं। विवाह कराते हैं कौन? देव गुरु बृहस्पति। अब सप्तम भाव की स्थिति को जो आपने बताया कि सप्तम भाव में सूर्य और राहु बैठे हैं और सिंह लग्न की कुंडली आप बता रहे हैं, तो सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव सप्तम पति हो गए। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, अपने भाव को देख रहा ग्रह तस्य भावस्य वृद्धि, उस भाव की वृद्धि करता है। अब सवाल उठता है कि शनिदेव सप्तम भावगत सूर्य पर दृष्टि डाल करके, वहां बैठे राहु पर दृष्टि डाल करके इस भाव की वृद्धि करेंगे या इस भाव को खराब करेंगे? तो मैंने बताया था कि जब बात रिश्ते की आएगी तो रिश्ता तो टूटेगा, उसमें तो दिक्कत आएगी। तो यहां पर पहले
बोले तो विवाह होने में दिक्कत आएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आएगी, क्योंकि दाम्पत्य का कारक षष्ठ में पाप कर्तरी योग में आ गया। शनि और राहु ने मिलकर के उसको पाप कर्तरी योग में डाल दिया, तो यहां दाम्पत्य जीवन में परेशानी की संभावना। अब चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें पहले यह देखना होगा कि कितने हद तक, किस हद तक कुंडली मिलाकर के विवाह हो रहा है। और बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह हो तो मतभेद के साथ ही विवाह को चलाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत स्मूथ चलेगा, चलाया जा सकता है, लेकिन यहां वैवाहिक जीवन बहुत सुखद कभी नहीं कहा जा सकता। और अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं, यह प्रश्न है सोनी कुमारी जी का, नहीं सोनी किरण। इन्होंने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में चौथे भाव में चंद्र और शनि युति बनाकर बैठे हैं और 10वें भाव में मंगल और सूर्य युति बनाकर के बैठे हैं, कैसा परिणाम होगा? कर्क लग्न की कुंडली में चौथे भाव में चंद्र और शनि दो यहां पर ग्रह बैठे हैं, बड़ा कमाल का ये योग बना है। यहां शनि और चंद्रमा की युति विष योग, और उधर देखा जाए तो 10वें भाव में मंगल और सूर्य की युति पराक्रम योग। अब यहां कमाल ये है कि चंद्रमा इधर दिग्बली और उधर मंगल और सूर्य दिग्बली, दसम के दोनों कारक हैं, और इधर शनिदेव को देखें तो क्षेत्र के कारक हैं। अब सवाल उठता है कि स्थिति ऐसे जातक की क्या बनेगी? निसंदेह ये स्थिति जातक के जीवन में हर सुख, लेकिन हर सुख में परेशानी। ये बड़ा गजब का सूत्र यहाँ बनेगा। इसको समझाने के लिए उतना समय नहीं, बोर्ड पर समझाने से इन लोगों को समझ में आपके आएगा कि यहाँ पर मानसिक अशांति भी जातक को मिलेगा, तो वहीं भूमि भवन वाहन के सुखों में भी वृद्धि होगी, तो वहीं घर में कलह का वातावरण भी जातक अथवा जातिका के जीवन काल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ दोनों ही तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी, लेकिन आप सामान्य परिस्थितियों में समझिए ये स्थिति है बहुत अच्छी। हालांकि मानसिक अशांति और परेशानी, क्योंकि सूर्य के सामने चंद्रमा है तो पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा हो गए। अब वो चंद्रमा के मध्रुम विष योग के साथ ग्रसित और मंगल से दृष्ट है, तो अगर चंद्र कुंडली बनाई जाए तो मंगल की दृष्टि लग्न पर हो जाएगी, तो शनिदेव हर कार्य विलंबित करेंगे और मंगल हर मामले में अधीरता लाएंगे। तो इस जातिका के या जातक के जीवन में परेशानी तो मतलब खूब, योग भी जबरदस्त है। ये चाहने पर जातक के पुरुषार्थ से, मेहनत से सब मिलेगा, लेकिन परेशानियां तो जैसे पिंड ही नहीं छोड़ेंगी। मानसिक अशांति और परेशानी भी जीवन भर चलते रहने वाली है। यश चौधरी जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न में शुक्र 10वें भाव में 23 डिग्री और सूर्य 12वें भाव में 1 डिग्री और नौमांस में शुक्र 10वें भाव में सूर्य के साथ स्वराशिष, तो शुक्र बलवान या कमजोर? वृश्चिक लग्न में शुक्र इनका कहना है 10वें भाव में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 10वें भाव में शुक्र कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। ये 10वें भाव में अगर देखा जाए तो बैठना सीधी सी बात है कि दिग्बल से सर्वथा विहीन हो गए। अगर चतुर्थ में दिग्बली होते हैं तो दिग्बल से विहीन हो गए। अब आपका कहना है कि ये डिग्री वाइज आपने 23 डिग्री पर बताया है, तो ये अच्छी स्थिति है। सूर्य 12वें भाव में आपने बताया 1 डिग्री पर, और नौमांस में शुक्र 10वें भाव में होने से वर्गोत्तम नहीं होते। अब ये देखना है कि वहां पर कौन सी राशि है। बस आपने ये कहा है कि शुक्र और सूर्य नौमांस में स्वगृही हैं। वैसे तो आपने जो अंश बताया है शुक्र का, तो शुक्र 23 डिग्री पर बलवान ठीक ठाक, मैंने पूर्णतः बली तो है नहीं, लेकिन जितना बल है उनके पास ठीक ठाक बल यहां कहा जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो सिंह राशि होती है 10वें भाव में, तो सिंह राशि में 23 अंश पर शुक्र का होना, वृद्धावस्था के शुक्र हो चुके हैं। और यहां हुआ क्या है कि शुक्र और सूर्य ने आपस में परिवर्तन किया है, तो परिवर्तन से बहुत हद तक रिजल्ट में थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन ये शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं कहलाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो 12वें और 10वें का जो परिवर्तन होता है वो कार्य क्षेत्र में बहुत समस्या उत्पन्न करता है, कार्य क्षेत्र में निरंतर समस्या। हालांकि ऐसे जातकों के लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि एक नौकरी जाए तो दूसरी नौकरी उसे शीघ्र ही मिल जाती है, लेकिन फिर भी परेशानी बनी रहती है। और विवेक दुबे जी ने पूछा है कि कर्क लग्न में ही राहु और चंद्रमा कर्म भाव में शनि और गुरु के साथ हैं, तो क्या गोमेद पहन सकते हैं? कर्क लग्न में ही राहु और चंद्रमा कर्म भाव में शनि और गुरु, जी भूल के भी गोमेद पहनने की आवश्यकता नहीं है। और दीपक मिश्रा जी ने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली के 9वें भाव में राहु बुध की युति हो तो राहु 17 डिग्री और बुध 0 डिग्री, क्या जड़त्व योग होगा? नहीं, यहाँ जड़ योग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच अंश बहुत अंतर है। निस्संदेह बुध की गति तीव्र है, लेकिन चंद्रमा जैसी गति नहीं है, अतः यहाँ पर जड़ योग की कोई बात सोचने की आवश्यकता नहीं। बल्कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर बुध की हम बात करें तो बुध आपके लिए मेष लग्न की कुंडली में षष्ठपति बनते हैं और पराक्रमपति बनते हैं, जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में। ठीक ही है, बहुत कारक नहीं है, लेकिन जड़ योग कम से कम नहीं बनेगा। राजकुमार शर्मा जी ने पूछा है कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और मंगल अष्टम भाव में है,
जातक के लिए सूर्य उपासना हनुमान उपासना का कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा। किसी भी तरह की उपासना का कभी गलत प्रभाव नहीं होता, चाहे वो कोई भी उपासना हो। और एक और प्रश्न इन्होंने पूछा है, संदीप गिल जी हैं, इन्होंने लिखा है कि तुला लग्न में 11वां भाव बाधक होता है, क्या तब भी सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि हर लग्न में, जब मेरा आप पुराना वीडियो जाकर के देखेंगे, आपको मुझे तो याद भी नहीं, बहुत पुराना वीडियो है जहां मैंने प्रत्येक भाव में बताया था कि कौन सा, अब क्या नाम था मुझे याद नहीं है, तो वहां आप सुने होंगे कि कारक अकारक, शायद भाव से संबंधित कारक अकारक का वो वीडियो था, बहुत पहले का वो वीडियो है। तो वहां पर 11वां भाव हमेशा मैंने हर लग्न में 11वें भाव को अकारक बताया। क्यों बताया? क्योंकि अगर आप भावात भावन सिद्धांत को देखेंगे तो छठवें से छठवां होता है कुंडली का, जो छठवां भाव है रोग रिपुरण का, तो उससे छठवां होने के कारण उसे बहुत कारक भाव नहीं कहा गया है। अब रही बात सूर्य आराधना की, तो तुला लग्न में सूर्य लाभेश होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है यहाँ लाभेश से सूर्य आराधना की बात तो है नहीं। सूर्य को मैं ग्रहों का राजा कहता हूँ, और आप मेरे कार्यक्रम को सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य नैसर्गिक बलिग्रह है। ज्योतिषशास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी लग्न में एकमात्र बलिग्रह अगर बन जाए, बाकी के ग्रह कमजोर हों, सूर्य अगर केंद्र में या बलवान अवस्था में उच्च राशि में बैठे हों, कोई भी लग्न हो, तो जातक के जीवन काल में जितने भी कुंडली के दोष हैं सबका हरण अकेले सूर्य करेंगे। ये ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सबको इनकी आराधना करनी होती है। यहां बाधक या अकारक से कोई लेना देना नहीं। रितेश कुमार शर्मा या शर्मा पता नहीं, रितेश कुमार जी, आपने प्रश्न पूछा है, मिथुन लग्न में शनिदेव 6वें भाव में और राहु 11वें भाव में 3 अंश 30 कला पर तथा चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो क्या गोमेद रत्न धारण किया जा सकता है? मिथुन लग्न में शनिदेव 6वें भाव में और राहु 11वें भाव में, जी हाँ, आप बिल्कुल पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 11वें, यहाँ पर बता दूं कि 11वें भाव में मेष राशि बनती है, और मेष राशि के स्वामी मंगल की स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए, इसके बाद ही गोमेद पहनना चाहिए। परंतु मिथुन लग्न के हैं तो मैं गोमेद पहनने से मना नहीं करूंगा, परंतु ये देखने के बाद कि मंगल के साथ इनकी मित्रता है या नहीं। और योगेश वर्मा जी ने पूछा है, कर्क लग्न में लग्नेश चंद्र षष्ठम में हो, षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं और 12वें शनि से दृष्ट हैं और केमद्रुम योग है, तो भाग्येश गुरु वक्री होकर के अष्टम में हैं, जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है, उचित मार्गदर्शन करें। साहब निस्संदेह आप जो स्थिति बता रहे हैं, कर्क लग्न और लग्नेश जाकर के 6वें भाव में बैठे हैं, तो ये कमजोर, ऊपर से केमद्रुम योग शनि की दृष्टि से दृष्ट, मन अशांति रहेगा। भाग्येश का जाकर के अष्टम में होना निस्संदेह आप जो कह रहे हैं परेशानी उत्पन्न करने वाला है। एक काम कर लीजिए, मेरी एक बात को मानिए, हनुमान जी और शिव जी दोनों की आराधना आबाध गति से, कोई बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, निरंतर करिए और इतना भरोसा परमात्मा पर करिए कि आपकी हर समस्या का वो समाधान कर सकते हैं, समस्या समाप्त हो जाएगी। बस इससे ज्यादा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन लोगों का प्रश्न यहाँ लिया गया उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। अगर आपके भी मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है, कोई ऐसा प्रश्न है, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो पर अपना कमेंट डाल दीजिए, या जो भी नए वीडियो आते हैं उन पर अपना कमेंट डाल दीजिए। वहाँ से आपके प्रश्न का चुनाव हो जाएगा, और ज्योतिषीय कार्यक्रम जो मैं लेकर के उपस्थित होता हूँ, ज्योतिष जिज्ञासा, यहाँ पर मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।